हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज की इस वीडियो में हम करने वाले एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस जिस कंपनी के रजिस्टर्स में हमने हमारे अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की कई प्रैक्टिस करी होगी एंड इवन इस कंपनी की स्टेशनरी हमने हमारे एग्जामिनेशन हॉल में भी यूज करी होगी। कंपनी का नाम है नवनीत एजुकेशन लिमिटेड। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। ऑल्सो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करने का। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नवनीत एजुकेशन लिमिटेड एक बहुत ही पुरानी कंपनी है जो कि 1959 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड ये कंपनी वाज फाउंडेड बाय गाला फैमिली। इनिशियली जब ये कंपनी स्टार्ट हुई, इस कंपनी का मेन काम था ऑफ बुक पब्लिकेशन ऑफ एजुकेशनल सप्लीमेंट्री बुक्स। एंड इस कंपनी के पास उस वक्त 3 ब्रांड्स थी, नवनीत, गाला एंड विकास। देन इन 1993 ये तीनों ब्रांड्स एक ही ब्रांड के अंदर कंसोलिडेट हो गई, वो है नवनीत एजुकेशन लिमिटेड। देन इन 1994 इस कंपनी का आईपीओ आया एंड ये कंपनी लिस्ट हो गई। अब अगर हम बात करें कंपनी के करंट बिजनेस की तो वो 4 डिविजन्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला है कंटेंट पब्लिशिंग, ई लर्निंग, स्टेशनरी एंड स्कूल मैनेजमेंट। देन अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इन गुजरात एंड 1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन महाराष्ट्र। ओवरऑल 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कंपनी के पास। इसके साथ कंपनी के पास 4 सब्सिडरीज भी है, वो है ई सेंस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, इंडियानिका लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नवनीत एचके लिमिटेड एंड नवनीत लर्निंग एलएलपी। ऑल्सो अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी के पास एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है इन वेस्टर्न इंडिया ऑफ 65%। इसके साथ ही कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेपर बेस्ड स्कॉलास्टिक एंड ऑफिस स्टेशनरी। एंड इवन जो नवनीत के प्रोडक्ट्स है वो मोर देन 35 मिलियन स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर हम कंपनी के ओवरऑल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी की प्रेजेंस मोर देन 30 कंट्रीज के अंदर है ग्लोबली। एंड ऑल्सो नवनीत के प्रोडक्ट्स मोर देन 48,000 रिटेल आउटलेट्स के अंदर है। ओवरऑल कंपनी का जो मार्केट शेयर है एंड कंपनी की प्रेजेंस है वो काफी अच्छी है। चलिए अब हम कंपनी के जो 4 बिजनेस डिविजन है उसको थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहला है कंटेंट पब्लिशिंग। कंपनी मोर देन 5 लैंग्वेजेस में अपनी बुक्स को पब्लिश करती है। इसके साथ ही कंपनी करिकुलम बुक्स एंड नॉन करिकुलम बुक्स को पब्लिश करती है। करिकुलम बुक्स में आती है सप्लीमेंट्री बुक्स जो कि कंपनी गुजरात एंड महाराष्ट्र के अंदर सप्लाई करती है। एंड फिर आता है टेक्स्ट बुक्स जो कि सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड के लिए कंपनी पब्लिश करती है एंड ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल रहती है। देन आती है नॉन करिकुलम बुक्स, उसके अंदर कंपनी जनरल एंड चिल्ड्रन बुक्स को पब्लिश करती है जो कि ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल रहती है। देन सेकेंड डिवीजन है स्टेशनरी। इसके अंदर कंपनी के पास 2 टाइप की स्टेशनरी है, एक तो पेपर स्टेशनरी एंड नॉन पेपर स्टेशनरी। पेपर स्टेशनरी के अंदर कंपनी डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स दोनों करती है। डोमेस्टिक पैन इंडिया है कंपनी का ऑपरेशंस एंड एक्सपोर्ट के अंदर कंपनी यूएसए, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, न्यूजीलैंड, ऐसी कई सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। इन नॉन पेपर स्टेशनरी कंपनी जनरली इसको आउटसोर्स करती है एंड आउटसोर्स करके अपने क्लाइंट्स को सेल करती है एंड ये सिर्फ डोमेस्टिक के अंदर ही करती है। देन अगर हम थर्ड सेगमेंट की बात करें वो है ई लर्निंग। इसके अंदर 2 डिवीजन डिवाइडेड है, एक है B2B एंड B2C। B2B में कंपनी प्रोवाइड करती है टॉप क्लास, टॉप असेसमेंट एंड ये सिर्फ महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर ही प्रोवाइड करती है। एंड B2C के अंदर कंपनी प्रोवाइड करती है पेन ड्राइव्स, टैबलेट्स, मोबाइल एप्स और ये भी सिर्फ महाराष्ट्र एंड गुजरात में प्रोवाइड करती है कंपनी। ओवरऑल कंपनी के पास मोर देन 350 आवर्स ऑफ कंटेंट है डिजिटली। एंड ऑल्सो कंपनी ई लर्निंग मेजरली अभी महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर ही कर रही है। एंड देन फोर्थ डिवीजन है ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट के अंदर कंपनी जनरली जो कई सर्विसेज स्कूल्स आउटसोर्स करते हैं तो उन्हें लेती है ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ये थे कंपनी के 4 डिविजन्स के एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब चलिए हम बात करते हैं कि कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है क्या उस सेक्टर का आउटलुक है। कंपनी एजुकेशनल सेक्टर को बिलोंग करती है। हम सब एक बात जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर चाहे इंडिया में कितना भी रिसेशन आ जाए लेकिन इस सेक्टर में डिमांड कांस्टेंट रहने वाली है एंड इवन ये सेक्टर इन कमिंग फ्यूचर और ग्रो करेगा।
सो सबसे पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बाय 2025 ये एक्सपेक्टेड है कि जो एजुकेशन सेक्टर है ऑल ओवर वर्ल्ड का वो 8 ट्रिलियन डॉलर्स पे पहुंच जाएगा। इन इंडिया के अंदर बाय 2025 ये सेक्टर की वैल्यू होगी 35 बिलियन डॉलर्स। देन सेकंड पॉइंट ये है कि बाय 2024 जो ग्लोबल ई लर्निंग मार्केट है वो 238 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। एंड बाय 2026 इंडिया का जो ऑनलाइन ई लर्निंग मार्केट है वो 11.6 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। ऑल्सो थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बाय फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड जो गवर्नमेंट है उनने ऑटोमेटिक रूट के अंदर एफडीआई का 100% इन्वेस्टमेंट की परमिशन दे रखी है। सो इस सेक्टर के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 100% स्टेक एक्वायर कर सकते हैं एंड 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट ये है कि जो इंडिया का कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी नेटवर्क है वो काफी बड़ा इन वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है। सो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करूं तो फाइनेंशियल 19 के अंदर इंडिया के अंदर मोर देन 39,000 कॉलेजेस थे। सो जैसे मतलब जितने ज्यादा यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस होंगे इंडिया के अंदर तो नवनीत जैसी कंपनीज जो प्रोडक्ट बनाती है एजुकेशनल प्रोडक्ट बनाती है तो उनके लिए इन फ्यूचर जो डिमांड है वो हमेशा रहने वाली है। ये एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होती है। देन लास्ट पॉइंट ये है कि हमने जैसा देखा कि पेंडेमिक में काफी सारे इंटरनेट यूजर्स इंक्रीज हो गए एंड इवन ऑनलाइन लर्निंग भी काफी ज्यादा ट्रेंड के अंदर आ गए। सो इसकी वजह से एक बेनिफिट ये होने वाला है कि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जितना ज्यादा जैसे टेक्नोलॉजी का यूज होगा उतनी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव होगी। इनफैक्ट अब जो रूरल मार्केट्स है या रूरल लोकेशंस है उधर तक भी एजुकेशन इजीली अवेलेबल हो पाएगी। सो ये था ओवरऑल एजुकेशनल इंडस्ट्री का आउटलुक। अब हम बात करने वाले कंपनी के मैनेजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एंड मैनेजमेंट एनालिसिस की। सो कंपनी के चेयरमैन है मिस्टर कमलेश एस विकम से, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर गणेश डी गाला, कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर राजू एच गाला एंड कंपनी के जो सीएफओ है वो है मिस्टर दीपक एल काकू। सो ओवरऑल जो कंपनी है वो एक फैमिली ड्रिवन कंपनी है बाय गाला फैमिली। सो फैमिली बेस्ड बिजनेस में सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि वो किसी भी बिजनेस या कंपनी को एज ए लेगेसी लेते हैं एंड में ओवर ईयर्स वो उस बिजनेस को कंटिन्यू करना रखना पसंद करेंगे। सो इसकी वजह से एक जो गोइंग कंसर्न वाली चीज होती है वो काफी गोइंग कंसर्न वाला रिस्क होता है वो काफी कम हो जाता है ऐसे बिजनेसेस के अंदर। ऑल्सो हमने कई मैनेजमेंट एनालिसिस चेक करी थी जिसके अंदर हमने कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी रेम्यूनरेशन को चेक करा, रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन को चेक करा। सो हमें ओवरऑल उसमें कोई भी दिक्कत नहीं लग रही। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। सो सबसे पहले अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करें तो फ्रॉम मार्च 2012 टिल मार्च 2020 कंपनी की सेल्स काफी अच्छी रेट से इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इस पेंडेमिक में कंपनी को एक बहुत बड़ा हिट लगा है एंड इसकी वजह से कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 835 करोड़ रुपीस हो चुकी है फ्रॉम 1496 करोड़ रुपीस। सो ये मेजरली पेंडेमिक के इफेक्ट है एंड ऑल्सो इसके अंदर जो मेजर अभी जो रेवेन्यू आ पाई है कंपनी की मेजरली वो कंपनी की एक्सपोर्ट की वजह से आई है, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। एंड मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि इन कमिंग फ्यूचर वापस एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है इन कंपनी सेल्स। इसके साथ ही अगर अब हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड नेट प्रॉफिट की तो वो भी गिरे क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो भी डिक्लाइन हुई थी। अब अगर हम बात करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो की तो कंपनी के फ्री कैश फ्लो इंक्रीज हुए, यानी कि अभी जो कंपनी अपने कैश को अपने पास रख रही है और एक राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही है टू इन्वेस्ट इन अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज। सो नाउ मूविंग ऑन टू द की रेशियोज ऑफ द कंपनी। सबसे पहले अगर हम बात करें मार्जिन की तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 12 टू फाइनेंशियल ईयर 20 यानी कि प्रीवियस 9 ईयर्स के अंदर कंपनी के जो मार्जिन है वो काफी स्टेबल रहे हैं। लेकिन इस पेंडेमिक के चलते इस कंपनी के मार्जिन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अब अगर हम बात करें रिटर्न्स की तो आरओसी एंड आरओई भी फ्रॉम लास्ट 9 ईयर्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 12 टू फाइनेंशियल ईयर 20 वो भी काफी स्टेबल था, बट इस ईयर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कंपनी के डेज ट्रेड रिसीवेबल डेज की तो वो इंक्रीज हुए फ्रॉम 68 डेज टू 99 डेज एंड कंपनी के जो ट्रेड पेबल डेज है वो भी इंक्रीज हुए फ्रॉम 23 डेज टू 51 डेज। सो कंपनी का जो ओवरऑल वर्किंग कैपिटल डेज है वो भी इंक्रीज हुए। अब अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की
तो कंपनी ने इस ईयर अपने डेट को पे ऑफ करा है थोड़ा बहुत, एंड अब करंटली कंपनी के पास सिर्फ थोड़ा सा डेट रह गया है, वो है 0.08 का। सो ओवरऑल कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। सो ओवरऑल अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स परफॉर्मेंस को कंक्लूड करूं, सो इस ईयर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है इस कंपनी पे। लेकिन अगर हम इस ईयर को अगर एक्सक्लूड करके देखें तो इन लास्ट 9 ईयर्स कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, काफी अच्छी तरीके से ग्रो करा है। इवन इसके मार्जिन एंड इसके रिटर्न्स भी काफी स्टेबल रहे हैं। तो अगर हम टिल FY12 से FY20 तक की देखते हैं अगर परफॉर्मेंस, तो काफी अच्छी रही है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। लेकिन इस ईयर बहुत बड़ा डेंट लगा है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कंपनी इस डेंट को कोप अप कर पाएगी इन कमिंग फ्यूचर और नॉट। तो चलिए, ये तो हुआ कंपनी के फाइनेंशियल्स। अब हम बात करने वाले कंपनी के पीयर कंपैरिजंस की, एंड इसके अंदर हमने 2 और कंपनी ली है, वो है MPS लिमिटेड एंड संदेश लिमिटेड। सबसे पहले हम बात करने वाले PE रेशियो की। तो PE रेशियो की बात करें तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यूएशन मिल रही है नवनीत एजुकेशन लिमिटेड को। एंड ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है इसके पास, सो इसीलिए इस कंपनी को मेजर एंड हायर वैल्यूएशन मिल रही है। देन अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो संदेश लिमिटेड डेट फ्री कंपनी है। MPS के पास थोड़ा सा डेट है, इवन नवनीत के पास भी थोड़ा सा डेट है, लेकिन इन कंपैरिजन सबसे ज्यादा डेट नवनीत के पास है। अब हम बात करें ROE की, तो सबसे ज्यादा ROE MPS लिमिटेड का है, वो है 15.66% का। एंड सबसे लोएस्ट ROE है 6.24% का ऑफ नवनीत एजुकेशन। देन हम बात करें ROCE की, तो ROCE भी सबसे ज्यादा MPS लिमिटेड का 20.09% एंड सबसे कम ROCE है नवनीत एजुकेशन लिमिटेड का 7.99%। देन अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा संदेश लिमिटेड का है एंड सबसे कम है नवनीत एजुकेशन का। सो इससे पीयर कंपैरिजन से हम समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है कोविड का, वो नवनीत एजुकेशन पे पड़ा है। इवन तो उसके पीयर्स पे भी पड़ा है, लेकिन उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना नवनीत पे पड़ा है। सो अब ये देखने वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इन कमिंग फ्यूचर नवनीत एजुकेशन अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है एंड क्या कंपनी की सेल्स वापस उसी लाइन पे आ पा रही है या नहीं आ पा रही। अब अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इन लास्ट 5 इयर्स प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 61 से 63% के बीच में रही है। सो प्रमोटर्स के पास काफी अच्छी होल्डिंग है इस कंपनी की। एंड इसके साथ ही लास्ट 2 साल में अगर देखेंगे तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है। अब अगर हम बात करें FIIs की, तो इन लास्ट 5 इयर्स FIIs की जो होल्डिंग है वो रिड्यूस कर रहे हैं स्टॉक के अंदर। एंड इसके साथ ही अगर हम DIIs की बात करें तो वो भी लास्ट 2 इयर्स के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग रिड्यूस कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। एंड अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक लास्ट 2-3 साल से इस कंपनी के अंदर अपना शेयर एंड अपना स्टेक इंक्रीज कर रही है। लेकिन ओवरऑल जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो काफी हेल्दी लग रही है। सो इसलिए एज सच जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफी स्ट्रांग दिख रहा है। अब अगर हम बात करें कंपनी के कुछ की स्ट्रेंथ्स की, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंपनी एक डोमिनेंट मार्केट शेयर होल्ड कर रही है ऑफ 65% इन सप्लीमेंट्री बुक्स। एंड ऐसे इसीलिए क्योंकि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग है। इसके साथ ही जो कंपनी की कंटेंट राइटिंग टीम है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। देन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्टेशनरी मार्केट में कंपनी एक बहुत ही अच्छी ग्लोबल प्रेजेंस होल्ड करती है। एंड इसी की वजह से जो स्टेशनरी सेगमेंट है वो 29% ऑफ रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन FY20। इसके साथ ही कंपनी की वॉलमार्ट के साथ भी पार्टनरशिप है, जिसमें जो वॉलमार्ट एक जाइंट रिटेल चेन है जिसमें नवनीत के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो पा रहे हैं एंड वहां से कंपनी को काफी अच्छी सेल्स मिल रही है। एंड इवन पेंडेमिक के अंदर ये वॉलमार्ट की सेल्स ने एज अ पार्शियल क्वेश्चन काम करा है कंपनी के सेल्स के लिए। इसके साथ ही कंपनी ई लर्निंग पे भी फोकस कर रही है। कंपनी अपनी कई नए प्रोडक्ट्स को इनोवेट करके मार्केट में लेके आ रही है। सो हो सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर कंपनी ई लर्निंग में भी एक अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करे। एंड ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर हो सकता है कंपनी को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखे इन कमिंग फ्यूचर। अब हम बात करने वाले कंपनी के कुछ की कंसर्न्स की, तो सबसे पहला कंसर्न ये है जो कंपनी का पब्लिशिंग डिवीजन है उधर से 51% ऑफ रेवेन्यू एंड 61% ऑफ प्रॉफिट्स आ रहे हैं कंपनी के। एंड ये वाला जो डिवीजन है वो मेजरली बिजनेस करता है इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो कंपनी पे एक जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क है। सो कंपनी का मतलब मेजरली बिजनेस गुजरात एंड महाराष्ट्र पे ही बिलोंग है। सो ये एक रिस्क है कंपनी के लिए। देन सेकेंड पॉइंट ये है कि कंपनी को लॉट ऑफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है थ्रू ITC या फिर जो लोकल प्लेयर्स है। सो इस इंडस्ट्री के अंदर
काफ़ी सारे लोकल प्लेयर्स हैं जहाँ पर वो अपनी प्राइजेस को काफ़ी फ्लेक्सिबल रख पा रहे हैं। सो इसकी वजह से कंपनी को काफ़ी कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है। देन थर्ड पॉइंट ये है कि जो कंपनी का मेजर बिजनेस है वो आता है फ्रॉम एसएससी बोर्ड, एंड कई सारे जो एसएससी बोर्ड वाले स्कूल्स है वो अब सीबीएसई स्कूल्स या फिर दूसरे बोर्ड्स को अपना रहे हैं। इसकी वजह से हो सकता है जो कंपनी का बिजनेस है, कंपनी की बुक्स है, उन पे इम्पैक्ट पड़े। सो ये थे कंपनी के कुछ की स्ट्रेंथ्स एंड कुछ की कंसर्न्स। अब इस ओवरऑल एनालिसिस से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नवनीत एजुकेशन लिमिटेड एक एजुकेशन सेक्टर को बिलोंग कर रही है, एंड ये एक ऐसा सेक्टर है जो इन फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही है, एंड ये एक एवरग्रीन सेक्टर है जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो पेंडेमिक के अंदर कंपनी की सेल्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी इतने अच्छे नहीं दिख रहे इस पेंडेमिक की वजह से, बट देखने वाली बात ये होगी कि इन कमिंग फ्यूचर भी कंपनी की सेल्स क्या ऐसी रहती है या फिर कंपनी अपनी सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ शो कर रही है। सो करंटली अगर हम कंपनी के पीयर से भी कंपेयर करते हैं तो कंपनी की काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन आ रही है। सो फॉर द टाइम बीइंग ये हमें अभी सही शेयर नहीं लग रहा है फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, बट अगर इन फ्यूचर कंपनी की ग्रोथ वापस स्पीड अप हो जाती है तो ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो, और ऑल्सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।